चलिए बात करते हैं डिमांड फॉर मनी की। देखिए डिमांड फॉर मनी क्या होता है, बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो पीपल डिज़ायर टू होल्ड मनी। इन जो ह्यूमन बीइंग है वो कितना मनी होल्ड करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर मनी। पीपल डिज़ायर टू होल्ड मनी एज स्टॉक ऑफ वेल्थ रादर देन एज अदर असेट्स सच एज बॉन्ड्स। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आपके घर में हर समय 10 लाख रुपए कैश पड़ा रहता है, तो दैट इज योर डिमांड फॉर मनी। अब वो 10 लाख रुपए क्यों कैश पड़ा रहता है हर समय, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे जो अभी हम पढ़ेंगे। हो सकता है किसी के घर में हर समय 1 लाख रुपए कैश पड़ा रहता हो सकता है किसी के घर में हमेशा 10,000 रुपए कैश पड़ा रहता हो। तो जो भी आपके पास हर समय मनी पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर मनी। इसको हम दूसरे सेंस में बोलते हैं, इट इज अ सम ऑफ डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर स्टोर वैल्यू। डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर स्टोर वैल्यू सिंपल मीन्स, देखिए लिक्विडिटी किस लिए चाहिए होती है, आपको जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपकी घर का सामान लाना है या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस के जो डे टू डे वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक तो इसलिए डिमांड फॉर लिक्विडिटी होती है, दूसरा डिमांड फॉर स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू किस लिए, फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए। सपोज इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हर समय घर में कुछ ना कुछ रिजर्व्स रखे जाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी कंटीजेंसी आ सकती है, लाइक मेडिकल इमरजेंसी, या हो सकता है फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू मैरिजेस करनी है, इसलिए स्टोर वैल्यू की जाती है। अगर बिजनेस एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ भी फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी आती है तो उस मीटअप के लिए एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस जो है रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। तो डिमांड फॉर मनी दो कारणों से होती है, एक मेनली डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड सेकेंड इज द डिमांड फॉर स्टोर वैल्यू। समझ में आई बात। द नेचर ऑफ डिराइव डिमांड एंड रिजल्ट्स इन परचेजिंग पावर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके पास मनी है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको परचेजिंग पावर मिलती है। एंड सेकंड नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड क्यों, सबसे देखो पहले कोई ना कोई आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से आपको मनी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल घर में आपको आटा दाल चावल चीनी लाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसीलिए बोला कि इट्स अ नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड। समझ में आई बात। इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राइजेस एंड इनकम इन एन इकोनॉमी। अब ये चीज़ें हम सारी अभी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, हाउ मच मनी पीपल वुड लाइक टू होल्ड इन लिक्विड फॉर्म। कितना पैसा लोग लिक्विड फॉर्म में अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है मेजरली 5 फैक्टर्स पे, रियल जीडीपी, जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन एंड इनकम। ये पांचों फैक्टर्स जो हैं अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इनकम लेवल एंड डिमांड फॉर मनी। देखिए इनकम लेवल और डिमांड फॉर मनी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसे भाई, लोगों का जितना इनकम लेवल ज़्यादा होगा, हमें पता है उतने उनके खर्चे ज़्यादा होंगे, और अगर एक्सपेंडिचर उनके ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड, their demand for money will also increase to finance such expenditures, है ना। तो बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनकम ज़्यादा है खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। अगेन नेक्स्ट आता है प्राइस लेवल एंड डिमांड फॉर मनी। तो इसके अंदर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर प्राइस लेवल ज़्यादा होगा इसका मतलब आपको चीज़ें खरीदने के लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यस और नो। आपको एग्जाम में देखिए कैसे लिख के आना, मैं आपको बड़ा सिंपल कंसाइज नोट्स में पढ़ा रहा हूँ। आपको इसको इस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है कि दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम लेवल एंड द डिमांड फॉर मनी। फर्स्ट पॉइंट, इफ द इनकम लेवल्स इन द इकोनॉमी आर हायर देयर एक्सपेंडिचर विल बी हायर, as a consequence of that demand for money will be higher to finance these expenditures. That's it. ऐसे डायग्राम नहीं बना के आने, इसी को आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के आ जाना, इससे आपको बहुत आसानी से और जल्दी याद हो जाएगा। सिर्फ इस फॉर्म में इसलिए दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी, ये बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब आपको सेविंग्स अकाउंट के अंदर पैसा रखने से जो ब्याज है वो अच्छा खासा मिलता है, तो आप पैसा इन हैंड रखना पसंद करोगे या अपने बैंक अकाउंट में,
ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में, क्योंकि अगर आप इन हैंड रखते हो तो आप उस पर वो इंटरेस्ट जो कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे हो, यस और नो। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्या मतलब है इसका? भाई अगर आपने 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में ना रखकर आपने इन हैंड रखे, ठीक है, और सपोज मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 10 लाख का 5% आपने साल का 5,000 रुपये लूज कर दिया, यस और नो। तो ये अगर आप इन हैंड रखते हो, आप सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखते हो, तो जो 50,000 रुपये का इंटरेस्ट आप कमा सकते थे आप नहीं कमा पाए। दिस इज विल बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। अगर आप मनी होल्ड करते हैं तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी ज़्यादा होगी, सो दे विल प्रेफर टू इन्वेस्ट। तो अगर इफ़ दे विल प्रेफर टू इन्वेस्ट कि छोड़ यार हाथ में क्या रखना है अपने पैसा, इससे अच्छा है कि इन्वेस्ट कर दो। तो डिमांड फॉर मनी मतलब इन हैंड जो डिमांड है मनी की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से इसको करिए। इसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डिमांड फॉर मनी। देयर इज बेसिकली इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो जितना इंटरनेट का यूज़ बढ़ेगा, बैंकिंग, एम बैंकिंग, एटीएम्स का रोल बढ़ेगा, उतना डिमांड फॉर मनी कम होती जाएगी। आज के टाइम पे पहले क्या होता था, घरों में अच्छा खासा पैसा पड़ा होता था, लेकिन अब बैंकों में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो आपको कभी भी पैसा चाहिए आप मोबाइल बैंकिंग से किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आजकल तो इतने ई वॉलेट्स आ गए हैं, इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो आप एटीएम से। तो जितना ये इनोवेशन आएगा, फाइनेंशियल इनोवेशन, जितना इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ बढ़ेगा, उतना डिमांड फॉर मनी जो है वो कम हो जाएगा। उतना कहीं ना कहीं लोग घरों में पैसा रखना कम करेंगे। वो कहेंगे ठीक है बैंक में पड़ा, एक तो सेफ है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, प्लस हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, यस और नो। इसके बाद रियल जीडीपी एंड डिमांड फॉर मनी में अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ रहा है मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ट्रांजैक्शंस करने के लिए वी नीड मोर मनी, yes or no? So if we need more money to make the transactions, the demand for money will increase. Now आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, वी नीड मोर मनी फॉर ट्रांजैक्शंस, बट वो हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो, एटीएम्स के थ्रू हो, तो डिमांड फॉर मनी क्यों बढ़ेगा? तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होगा कि जीडीपी बढ़ेगा तो जो नीड मोर मनी टू मेक ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी जो कैश इन हैंड है उसी से होंगी। ऑब्वियसली देखो अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो इज इट पॉसिबल कि 100% ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही हो? इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। तो मतलब कहीं ना कहीं ठीक है जीडीपी बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, बैंकिंग सिस्टम का भी यूज़ ज़्यादा होगा, बट ये नहीं हो सकता ना कि 100% बैंकिंग सिस्टम का यूज़ हो जाए। ऑब्वियसली कुछ इन हैंड कैश की भी रिक्वायरमेंट होगी, yes or no, to compensate that, so there will be a more demand for money. इसी चीज को हम ट्रांजैक्शन डिमांड इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये था डिमांड फॉर मनी, और कितना पैसा लोग लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं, कैसे डिमांड फॉर मनी डिसाइड होती है, उसके कौन से फैक्टर्स हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी, ठीक है। जितना आपको बताया जा रहा है सिर्फ आपको इतना करना है, इसके नोट्स बना लीजिए और एग्जाम में से ही स्टेटमेंट फॉर्म्स में अच्छे से लिख के आ जाएगा और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरीज रिलेटेड टू डिमांड फॉर मनी को। सबसे पहले है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको क्यूटीएम भी कहते हैं शॉर्ट में, जो कि इरविंग फिशर जो कि येल यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने ये थ्योरी दी। उनकी बुक थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो कि 1911 में पब्लिश हुई, जिसके अंदर इस थ्योरी के बारे में बताया गया। वो बहुत ही अच्छी सिंपल सी थ्योरी उन्होंने दी। उन्होंने कहा अगर मनी इन सर्कुलेशन बढ़ गया है, मतलब लोगों की डिमांड फॉर मनी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा पैसा इन हैंड रख रहे हैं, ठीक है, जो मनी का सर्कुलेशन है इकोनॉमी में इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब उनके हिसाब से क्या था कि जो प्राइस लेवल हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं।
चीज़ें महंगी होती जा रही। प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, बड़े सिंपल टर्म्स में देखो, आप ये मत समझिए कि कोई चीज़ 10 की थी और 12 की हो गई तो प्राइस लेवल बढ़ गए। द वर्ड इज जनरल प्राइस लेवल, मतलब ऑन एन एवरेज जब मेजॉरिटी सर्विसेज या गुड्स के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेट होते हैं, तो हम उसको कहते हैं चेंज इन जनरल प्राइस लेवल या इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस लेवल बढ़ गए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल बढ़ रहे। समझ में आई बात? तो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल और चेंज इन वैल्यू ऑफ परचेजिंग पावर। अब चेंज इन वैल्यू ऑफ परचेजिंग पावर क्या है? सपोज आपके पास 100 रुपए और गुड्स महंगे होने शुरू हो गए। जो चीज पहले 70 रुपए की मिलती थी अब 90 रुपए की मिल रही है, तो आपके 100 रुपए में जो पहले 70 रुपए में क्वांटिटी आ जाती थी, क्या वो 90 रुपए में आएगी? द आंसर इज नो। मीन्स आपके 100 रुपए की परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। यस और नो? तो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल और चेंज इन वैल्यू ऑफ परचेजिंग पावर इज फर्स्टली डिटरमाइंड बाय चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। वो कहते थे कि सबसे पहले ये पता लगता है किससे? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। हायर मनी इन सर्कुलेशन का मतलब है कि रिजल्ट्स इन हायर जनरल प्राइस लेवल और वाइसा वर्सा। समझ में? कितनी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी कि अगर मनी इन सर्कुलेशन बढ़ रही है इसका मतलब प्राइस लेवल जो है चीजों के बढ़ रहे। समझ में आई बात? श्योर। प्रॉपर अगर उनकी इक्वेशन की हम बात करें, जिसको इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है या ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहा जाता है, क्या थी? बड़े ध्यान से देखिए, m इंटू वी इज इक्वल्स टू p इंटू टी। बड़े ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। p इज बेसिकली द एवरेज प्राइस लेवल, कि एवरेज प्राइस लेवल इकोनॉमी में क्या चल रहा है। t इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, देश में टोटल इकोनॉमी में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई। देखो, हम क्या करते हैं, एक एवरेज प्राइस लेवल निकाल लेते हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, मिला मिलू के जितनी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनका एवरेज प्राइस लेवल एक हमने निकाल लिया। सपोज वो एवरेज प्राइस लेवल 100 आया। अब इसमें आप सुई की भी बात करते हो और गाड़ी की भी बात करते हो, भैया सबको मिला करके हमने एक एवरेज प्राइस लेवल निकाल लिया। टी, अब सपोज 100 रुपीज इज द एवरेज प्राइस लेवल इन देश के अंदर। लेट अस अज्यूम एक कोई इकोनॉमी है और वहां टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 ट्रांजैक्शंस हुई। तो अगर एवरेज प्राइस लेवल 100 है और इकोनॉमी में टोटल 10,000 ट्रांजैक्शंस हुई, इसका मतलब उसके लिए कितनी डिमांड फॉर मनी की जरूरत थी? ये आपका अमाउंट आता है कितना? 10 लाख रुपीस। ठीक है, 10 लाख रुपए की जरूरत थी। दिस इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर मनी। देखिए 1911 की थ्योरी है, उस समय कोई बैंकिंग सिस्टम हमारे, सोचिए 1911 में क्या बैंकिंग सिस्टम होते थे, आज ही कितने स्ट्रांग है आपको दिख रहा है। तो आज से 100 साल पहले लगभग आपको जाना है, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। तो उस समय ये बैंकिंग सिस्टम की बात करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए थोड़ा सा। तो अगर चीज़ों का प्राइस लेवल 100 रुपये है और ट्रांजेक्शन्स 10,000 हुई हैं, तो डिमांड फॉर मनी टोटल इकोनॉमी के अंदर कितनी है? 10 लाख रुपए। दिस इज P इंटू टी, एवरेज प्राइस लेवल द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया, एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस इज इक्वल्स टू P इंटू टी। समझ में आई? अब खुद बताओ, जितनी ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी, मोर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर मनी। यस और नो? श्योर। अब दिस इज इक्वल्स टू MV। M क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। आप समझो, ठीक है, प्राइस लेवल 100 रुपीज है और 10,000 ट्रांजेक्शन, तो टोटल डिमांड फॉर मनी 10 लाख। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि देश के सेंट्रल बैंक को 10 लाख रुपए छाप के रखने पड़ेंगे। देखो होता क्या, आप समझो इस चीज को। सपोज ए के पास 100 रुपए, उसने बी से कुछ खरीदा, बी ने सी से कुछ खरीदा, सी ने आगे डी से कुछ खरीदा, यही 100 रुपए आगे सर्कुलेट होते रहे। यस और नो? वन, अब देखो 100 रुपए की डिमांड इसने भी करी, 100 रुपए की डिमांड इसने भी करी, 100 रुपए की डिमांड इसने भी करी, 100 रुपए की डिमांड इसने भी करी। टोटल कितने हो गए? 400 रुपए। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 400 रुपए छपे,
वही 100 का नोट है जो आगे सर्कुलेट होता रह रहा है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, एकदम कॉमन सेंस है। तो अगर मनी इन सर्कुलेशन की मैं बात करूं तो सर्कुलेशन में तो 100 रुपए ही है, द m is 100, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इज 100, बट वेलोसिटी, सपोज डी ने भी आगे किसी ई से कुछ परचेज किया, तो वेलोसिटी कितनी 4 है भाई, टोटल ट्रांजेक्शन्स 400 हुई ना, तो 100 इंटू 4, वही मनी इन सर्कुलेशन 4 टाइम्स मूव किया। सो दिस इज वी, ट्रांजेक्शन वेलोसिटी, ट्रांजेक्शंस वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। आप समझ रहे हैं इसे? तो जितनी डिमांड फॉर मनी होती है ना, एग्जैक्टली उतना ही मनी इन सर्कुलेशन नहीं चाहिए होता। हमें देखना होता है ट्रांजेक्शंस वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या है। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जांपल से आपको ये सारी बात जो है वो समझ में आ गई। समझ में आई बात? ये डी से ई वाले पे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं सपोज कह रहा हूँ डी ने ए से ही दोबारा गुड्स खरीद लिए, चलो ई को खत्म कर दो, तो नाउ देयर आर 4 ट्रांजेक्शंस, वही 100 रुपए घूम के दोबारा ए के पास आ गए, है या ना? पक्का? तो ये उनकी थ्योरी थी और बहुत ही जेन्युइन सिंपल सी थ्योरी। लेटर ऑन फिशर एक्सटेंडेड द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज टू इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स। जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम आगे बढ़ता चला गया तो उन्होंने उस समय कहा एम वी इज इक्वल्स टू पी टी नहीं होगा, उसमें उन्होंने प्लस कर दिया एम डैश वी डैश। एम डैश द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी जो बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है, और वी डैश वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। मतलब देखो 1911 में क्या था, कैश ट्रांजैक्शन पे सारा फोकस था। फिर जैसे जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आई, जैसे आज के टाइम करते हैं, मेरे खाते में पैसा पड़ा हुआ है, कैश मैं किसी मिस्टर ए को देता हूँ, फिर वो मिस्टर ए बी को देते हैं, फिर सी को देते हैं, तो इन्होंने नए नोट छपते जा रहे हैं, अर्ली वही पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर घूमता सेंचुरी के अंदर हमें देखने को। इसीलिए उन्होंने जो क्रेडिट मनी है जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर है उसको भी इसमें इंक्लूड किया और उसको उन्होंने एम डैश और वी डैश से दिखाया। मनी जो है सेटिस्फैक्शन, ये थी आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय। एक तो देखो जब पैसा आपके पास है तो आप सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शंस 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कर सकते हो। मतलब सर सपोज आपने कोई प्रोडक्ट ए खरीदना है और उसे बेचना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। आपने प्रोडक्ट ए 100 यूनिट्स खरीद के रख लिए और अगर आपके पास पैसा है आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है, लो प्राइस पे। और आफ्टर 3 मंथ्स जब उसकी डिमांड हुई, उसके प्राइसेस बढ़े, तो आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो बेसिकली सबसे बड़ी यूटिलिटी उन्होंने बताई, अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स रादर देन साइमल्टेनियसली। आपको साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल करने की जरूरत नहीं अगर मनी है तो। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन मोटिव, जो कि कहीं ना कहीं सेम एज फिशर है, क्योंकि फिशर ने भी आपने देखा कि ट्रांजैक्शन मोटिव की ही बात करी थी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स हेजिंग अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी आती है, चाहे बिजनेस में चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, उसके अगेंस्ट हेजिंग देता है। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है टू मिनिमाइज द रिस्क। तो इट इज टेम्परेरी स्टोर ऑफ वेल्थ एंड यूटिलिटी इन प्रिकॉशनरी मोड्स। प्रिकॉशनरी टाइम के लिए आप कुछ टेम्परेरी स्टोर ऑफ वेल्थ रखते हो। तो मनी जो है अपनी यूटिलिटी 2 तरीके से बढ़ाता है एज पर कैम्ब्रिज अप्रोच। फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, और सेकेंड, इट प्रोवाइड्स हेजिंग अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। कितनी अच्छी लाइन इन्होंने बोली, मनी इज डिमांडेड फॉर इटसेल्फ। मनी की डिमांड खुद के लिए होती है, क्योंकि हर चीज मनी पे डिपेंड है। बड़ी अच्छी चीज है ये लाइन, आपसे पूछी जा सकती है कि लाइन कौन सी अप्रोच जस्टिफाई करती है। दिस लाइन इज जस्टिफाइड बाय द कैम्ब्रिज अप्रोच। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद, एज पर नियो क्लासिकल अप्रोच, हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड? It depends on many factors, which is broadly classified into income and other factors. और इनकम में हमने देखा कि अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो परचेजेस ज़्यादा करेंगे लोग, उनके खर्चे ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी।
सो दिस इज बेसिकली द न्यू क्लासिकल अप्रोच जिसने मेन फोकस इनकम पे दिया। उसके बाद बोला कि बाकी अदर फैक्टर्स हैं, उसमें भी ब्रॉडली उन्होंने वेल्थ, इंटरेस्ट रेट्स को डिफाइन किया, लेकिन जो मेन उन्होंने डिफाइन किया वो था इनकम, जिसके ऊपर उनकी थ्योरी चली। इसके बाद इसकी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है MD इज इक्वल्स टू KPY। Y स्टैंड्स फॉर रियल नेशनल इनकम, P स्टैंड्स फॉर एवरेज प्राइस लेवल। तो Y और P को मल्टीप्लाई करके इन्होंने निकाला नॉमिनल इनकम, कि जो भी प्राइस लेवल चल रहे हैं उसको इनकम लेवल से इनटू कर देते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा नॉमिनल इनकम कितनी। देखिए नॉमिनल वर्ड हमेशा याद रखिए कब आता है, जब भी करंट प्राइस की बात होगी। अगर आप करंट प्राइस को कभी भी किसी भी चीज से इनटू कर देंगे तो वर्ड नॉमिनल उसके साथ जुड़ जाएगा इकोनॉमिक्स में। एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उसको अगर आपने इनटू कर दिया रियल नेशनल इनकम से। देखिए यहाँ रियल नेशनल इनकम है, मतलब इट इज नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, ये क्वांटिटी टर्म्स में ही है, ठीक है, और ये मनी टर्म में। तो मनी और क्वांटिटी को जब आप इनटू करेंगे, ये मनी और ये क्वांटिटी दोनों को आपने इनटू किया तो आपकी आ गई नॉमिनल नेशनल इनकम, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अब नॉमिनल इनकम का वो पोर्शन, दैट इज द K, proportion of nominal income that people want to hold as cash balance। तो जो भी देश की नॉमिनल नेशनल इनकम है उसका जो पार्ट लोग होल्ड करना चाहते हैं, वो रेशो जो लोग अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर मनी। इस K को कैम्ब्रिज K भी कहा जाता है। द इक्वेशन अबव एक्सप्लेन्स द डिमांड फॉर मनी इक्वल्स K proportion ऑफ टोटल मनी इनकम, ठीक है। This approach changed the focus from quantity theory of money to demand for money as a function of only money income. Both models are mainly concerned with money, जो भी आपने फिशर पढ़ा और ये कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़ी, money as a means of transactions also seen as model of transaction demand for money। तो बेसिकली जो पहले आपने थ्योरी पढ़ी जिसके अंदर हमने क्वांटिटी थ्योरी की बात करी, उससे कहीं ना कहीं इसमें हमने शिफ्ट किया मनी इनकम के ऊपर। पर दोनों ने ही, अगर दोनों की हम कॉमन पॉइंट की बात करें, ये है सिमिलैरिटी और ये है डिसिमिलैरिटी। ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि दोनों थ्योरीज में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं केनेजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है और फुल फ्लैश 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस पे आपको देखने को मिल सकता है। इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं या लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं, जो कि जॉन माइनार्ड कीन्स ने हमें दी थी। इन 1936 इनकी बुक पब्लिश हुई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका की एस्पेक्ट क्या था कि दैट पीपल डिज़ायर टू होल्ड मनी रादर देन सिक्योरिटीज। लोग जो हैं पैसा हाथ में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन सिक्योरिटीज़, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट, वो बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। उनकी पहली पसंद है कि वो पैसा अपने हाथ में ही रखें। ये उन्होंने इस थ्योरी में डिस्क्राइब किया। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। According to Keynes, people hold money in cash for 3 motives, that is the transaction motive, precautionary motive and speculative motive। अब ये तीनों मोटिव्स क्या हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स नीड फॉर कैश फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग वेरियस ट्रांजैक्शंस। अब ऐसा क्यों होता है? बड़े ध्यान से देखिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के पास जो रिसीट्स आनी है और जो उसे एक्सपेंडिचर्स करने हैं उसमें जनरली कुछ ना कुछ टाइम गैप होता है। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, देयरफॉर पीपल होल्ड मनी टू ब्रिज दैट गैप। वो हर समय अपने पास कुछ ना कुछ पैसा इसलिए होल्ड करके रखते हैं सो दैट दे कैन डू द ट्रांजेक्शन इन अ स्मूथ मैनर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजेक्शंस ऑफ बोथ पर्सनल नेचर एज वेल एज बिजनेस नेचर। देखिए बिजनेस में भी क्या होता है, हर समय लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जिसका जिस लेवल का बिजनेस है हमेशा होल्ड करके रखा जाता है, लिक्विडिटी में रखा जाता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी ट्रांजैक्शन करनी पड़ जाए तो एक हमारे पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। समझ में आई बात? केनेजियन के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड फॉर
मनी डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कि बेसिकली ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर उन्होंने क्या बोला कि टोटल डिमांड फॉर मनी कितनी होगी, टोटल मतलब एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी कितनी होगी, वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे। जितना लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा होगा, हायर विल बी द लेवल ऑफ डिमांड फॉर मनी। LR जिसको हमने यहाँ पे बोला दैट इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। देखिए जरा, LR इज बेसिकली द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, Y इज द लेवल ऑफ इनकम, और इनकम का जो पार्ट, जो रेशो बेसिकली डिमांड फॉर मनी है वो K से रिप्रेजेंट किया गया, एज्यूमिंग K टू बी द कांस्टेंट। तो जितना इनकम ज़्यादा होगा उतना डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा हो जाएगी, एज्यूम कर रहे हैं K कांस्टेंट है। इन ट्रांजैक्शन मोटिव इंटरेस्ट रेट्स हैव नो रोल टू प्ले। इंटरेस्ट रेट्स का इसमें किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स बना के आपको इसके अंदर बताया है। अब हमने इसके साथ देख लिया कि ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिकॉशनरी मोटिव की और फिर बात करेंगे स्पेकुलेटिव मोटिव की। उससे पहले जो है आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल सरल भाषा में आपके सामने है, नोट्स प्रॉपर आपको बनाने हैं। और चलिए सेकंड आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। नाम से ही अपने आप में सारी चीजें क्लियर होती हैं कि अनएंटिसिपेटेड इवेंट को ध्यान में रखते हुए हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ पैसा कंटीजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रिजर्व में रखता है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, हम हमेशा अपने घर में कुछ ना कुछ कैश होल्ड करके रखते हैं। किस लिए? कि भैया कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई अचानक छोटा मोटा खर्चा करना पड़ गया, किसी भी तरीके का करना पड़ गया, तो कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए। यस और नो? तो यही उन्होंने कहा, इट इंक्लूड्स डिमांड फॉर मनी टू फाइनेंस अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस दोनों ही प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कुछ ना कुछ हमेशा कैश होल्ड करके रखते हैं, और वो कितना कैश होल्ड करके रखेंगे वो डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स पे। आइए देखते हैं। इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस होल्ड्स मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव डिपेंडिंग अपॉन, सबसे पहले आता है लेवल ऑफ इनकम। देखिए हमने बार बार पढ़ लिया है, जितना इनकम लेवल ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उतनी ज़्यादा डिमांड फॉर मनी करेगा, एंड प्रिकॉशनरी मोटिव में भी उसकी डिमांड फॉर मनी उतनी ज़्यादा होगी। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है तो अपने घर में कितने रिजर्व्स रख लेगा? 2,000, 4,000, 5,000, उसकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से होंगी। बट जो व्यक्ति महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो क्या उसके घर में हमेशा 3-4 लाख रुपए नहीं होंगे? यस और नो? तो लेवल ऑफ इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल हैं तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर अनस्टेबल है तो डिमांड फॉर मनी जो है वो कम होगी। क्यों सर? देखो सपोज इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया चल रही है, GDP बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को दिक्कत नहीं है, वो कहेंगे ठीक है भैया धंधा पानी सही चल रहा है। लेकिन अगर रिसेशन की सिचुएशन है, लोगों पे काम धंधा नहीं है, तो लोगों का बैंकों पे भरोसा उठता है और लोग डिमांड फॉर मनी ज़्यादा करते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस अगर अनस्टेबल हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक नहीं है, सरकार गिर सकती है कभी भी, इस तरह की सिचुएशंस है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के बीच में एक फियर फैक्टर आ जाता है कि कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए। इसके बाद नेक्स्ट है एंटिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस लाइक ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म टुवर्ड्स फ्यूचर। आप फ्यूचर को लेके कैसे हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, पेसिमिज्म हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर ऑप्टिमिस्टिक हो कि भैया सब कुछ सही चलेगा, ऐसा भी क्या है, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो थोड़ी ना आ जाएगा, तो डिमांड फॉर मनी कम रहेगा। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो कहते हैं ठीक है भैया फ्यूचर में इनकम आती रहेगी, खर्चे चलते रहेंगे। लेकिन अगर किसी का नेचर पेसिमिज्म का है, वो ये सोचता है भैया आज है पैसा कल नहीं होगा, तो वो हमेशा अपने हाथ में पैसा होल्ड करके ज़्यादा रखेगा, क्योंकि उसे डर सताएगा फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए। तो देखो इसको मैंने कंसाइज में लिखा है, लेकिन आप एग्जाम में एक्सप्लेन करके आएंगे इसको कि द लेवल ऑफ इनकम्स आर हायर देन द डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव विल बी हायर, एंड व्हेन द लेवल ऑफ इनकम विल बी लोअर द डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव विल ऑल्सो बी लोअर। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे। समझ में आई बात? Keynesian regarded the precautionary demand for money as income elastic and not very sensitive to rate of interest. उन्होंने कहा कि प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर जो डिमांड फॉर मनी है वो इनकम इलास्टिक है, कि इनकम में चेंज आने की वजह से जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी
वैसे वैसे उसका जो लेवल ऑफ डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ता चला जाएगा। ये इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? फटाफट इसको एक बार नोट करिए फास्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। देखिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको खुद बताऊं इस इकलौती स्लाइड को बनाने में मुझे लगभग 4 to 5 आवर्स लग गए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी खामखा अगर आप इसे नंबर ऑफ बुक से देखेंगे। जितना आपको बताया जा रहा है सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट। देखिए स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में क्या है, इट इंक्लूड्स नीड फॉर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ कैश होल्ड करके रखता है फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की अगर कहीं पर मुझे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा तो मैं फटाफट वहां पैसा लगा दूंगा और मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू किनीशियन, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइजेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन बॉन्ड्स। देखिए बॉन्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं है, इट मीन्स एनीथिंग। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली बॉन्ड्स के अंदर सारे फाइनेंशियल एसेट्स को कवर किया, इंक्लूडिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल, सब कुछ। तो वर्ड हम बॉन्ड्स यूज करेंगे, लेकिन इसका मतलब है किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल एसेट। तो हमेशा लोग कुछ ना कुछ कैश इन हैंड होल्ड करके रखते हैं टू टेक द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द वेरी फर्स्ट इज हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि ताकि उन्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके, या कैपिटल गेन्स ड्यू टू फॉल इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है सर? मैं आपको कैपिटल गेन समझाता हूँ सबसे पहले, कि अगर आप कोई चीज़, सपोज आपने शेयर 100 रुपये का खरीदा और आप उसे 120 रुपये का बेच देते, ठीक है, तो 20 रुपये का जो आपको फायदा हुआ ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन। अब ये क्या लिखा है, ड्यू टू फॉल इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइस ऑफ बॉन्ड हमेशा उससे इनवर्सली रिलेटेड होता है। कैसे? बड़े ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यील्ड ऑन बॉन्ड इज 12%, सपोज कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है, उस पर 12% का रिटर्न मिल रहा है, इट मीन्स बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1000 विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑफ ₹120। अगर आप 1000 रुपये फेस वैल्यू का बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको उस पर 12% के हिसाब से, दैट इज 120 रुपये का जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। एज्यूम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब आप ये एज्यूम करो कि अगर यही पैसा आप सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखते तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। ठीक है, मतलब सेविंग्स अकाउंट में या एफडी करवाने पे आपको 10% मिल रहा है। इट मीन्स कीपिंग ₹1000 इन सेविंग्स अकाउंट विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑफ ₹100। यस और नो? 1000 का 10%। समझ में आया? अगर आप ये पैसा सेविंग्स में रखते तो आपको 100 मिलता, लेकिन बॉन्ड में रख रहे तो 120। तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, आप ये बताइए। आप बॉन्ड्स खरीदना पसंद करेंगे या सेविंग्स में रखना? सर क्योंकि बॉन्ड में रिटर्न ज़्यादा है तो हम बॉन्ड में रखना पसंद करेंगे। टू अर्न ₹120, अगर यही 120 रुपये आपको अपने सेविंग से कमाने हैं तो आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर कितने रखने पड़ेंगे? 1200। भाई अभी आप बॉन्ड में 1000 रुपये रख के 120 रुपये कमा रहे हो, अगर ये 1000 रुपये आप सेविंग्स में रखते तो आप 100 रुपये कमाते हैं। बट सपोज अगर सेविंग्स आप 120 कमाना चाहते हो तो आपको सेविंग्स में कितने रखने पड़ते? 1200, क्योंकि तभी जाके 1200 का 10% 120 होता। यस और नो? वेयर एज सेम रिटर्न्स आर अवेलेबल इन बॉन्ड्स विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 ओनली। यस और नो? भाई ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इसे ऐसे देखो कि अगर ये 1000 रुपये इन्वेस्ट करके बॉन्ड्स में हमें 120 का रिटर्न मिल रहा है और यही 120 का रिटर्न अगर मुझे सेविंग अकाउंट में लेना होता तो कहीं ना कहीं मुझको सेविंग अकाउंट के अंदर 1200 रुपये रखने पड़ते। तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे 1000 रुपये रख के 120 का रिटर्न मिले और 1200 रुपये रख के 120 का रिटर्न मिले, तो आप इस एंगल से भी देखो तो आप किसके साथ जाओगे? फर्स्ट अप्रोच के साथ। मीन्स इन ऑल द सिनेरियोज यू कैन सी that bond is the first preference. Yes or no?
पीपल विल टेंड टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, वो इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना इंक्रीज करेंगे रादर देन कीपिंग मनी इन सेविंग्स अकाउंट। देयरफॉर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स विल इंक्रीज। हाँ या ना, कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हर कोई यही सोचेगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली देखो, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़नी शुरू होती है तो मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, इक्विलिब्रियम चेंज होता है, और जो बॉन्ड का प्राइजेस है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कब तक? जब तक वो 1200 रुपये तो आकर स्टेबल ना हो जाए। समझ में आई बात? श्योर। देयरफॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको मैंने यहाँ पर बात बताई थी। समझ में आई बात? तो देखिए, ये लाइन भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फॉल करेगा तो बॉन्ड प्राइजेस जो है वो बढ़ेंगे। आपने देखा कि ये 10% है, तो लोगों की जो प्रेफरेंस है वो क्या है कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो प्राइस 1200 रुपये बढ़ने तक का पूरा स्कोप है। इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन वाइस वर्सा। इन अदर वर्ड्स, lower the returns on savings deposits, higher will be the demand for money to buy bonds। समझ में आई बात? श्योर। देखिए, बहुत सरल भाषा में आपको दिया है, ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, कुछ भी इसमें प्लस माइनस नहीं करना। समझ में आ रही बात? Accordingly, speculative demand for money will arise in two cases. First, if investor anticipate market rate of interest to be fall in future, then bond yield, भाई बॉन्ड यील्ड के मुकाबले अगर उनको लगता है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में फॉल होगा, तो दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एंड द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज। सेम वे, इफ प्राइस ऑफ बॉन्ड्स आर लाइकली टू बी इंक्रीज, तो टू टेक द एडवांटेज ऑफ कैपिटल गेन्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी टू लो, वो लोअर प्राइस पे खरीदेंगे और जब हायर प्राइस होगा तो उस पर बेचने की कोशिश करेंगे। दे वुड hurry up to buy bonds and speculative demand for money will increase। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद एक सिंपल से डायग्राम से समझते हैं। दिस इज योर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होता चला जाएगा, आप देख सकते हैं ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है बढ़ती चली जाएगी, जिसके ऊपर हमने बात करी। एंड नाउ दिस इज द लिक्विडिटी ट्रैप रीजन। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। उससे पहले एक बार नीचे थ्योरी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू केनीजियन, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, एंड लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको ना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिएगा, अदरवाइज इट विल कंफ्यूज यू। द हायर द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, the sum of transaction in precautionary demand and the speculative demand is called as total demand for money। This line is very important, आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन। The sum of transaction precautionary and speculative demand is called as total sum of money। समझ में आई बात? To sum up, an increase in income increases the transaction and precautionary demand for money, and a rise in rate of interest decreases the demand for speculative demand money। लास्ट में उसने सारे कंक्लूजन दे दिए। ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी में उसने इनकम से रिलेशन दिखाया था, स्पेकुलेटिव में उसने इंटरेस्ट से रिलेशन दिखाया है, और ये हमने देख लिया कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। ये लाइन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको हाईलाइट करके दे दी थी। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका पूरा का पूरा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। एक अच्छा क्वेश्चन इस पे भी 5 नंबर तक का ड्राफ्ट किया जा सकता है। अब ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या, देखिए, इफ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम, इट मीन्स बॉन्ड प्राइजेस आर टू हाई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होता जाएगा बॉन्ड प्राइजेस बढ़ते जाएंगे। अब जब बॉन्ड प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो एक लेवल पे कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि लोगों को लगेगा कि नहीं यार, प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। अभी रीसेंट शेयर मार्केट भी कुछ इस तरीके की थी थोड़े टाइम पहले, बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के में प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे शेयर्स के। तो एक लेवल पे क्या हुआ, सबने सोचना शुरू कर दिया कि यार बहुत बढ़ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नो वन एक्सपेक्ट्स इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस बियॉन्ड दिस पॉइंट, हेंस बाइंग
न्यू बॉन्ड्स एट दिस प्राइस विल रिजल्ट इन कैपिटल लॉस, क्योंकि उनको लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए, बहुत ज़्यादा शूट अप आ गया है। सिंपल सा एग्जांपल है, 30,000 रुपये से गोल्ड 40,000 रुपये आया, विद इन 1 मंथ आया, और लोगों ने कहा कि भैया अगले 10 दिन में 50,000 भी हो जाएगा, बट अब ये 40 से नीचे ही हो रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम पे 50 भी होगा, 60 भी होगा, 70 भी होगा, लेकिन फिलहाल क्या हुआ, लोगों ने देखा भाई यार 1 महीने में 30 से 40 हो गया, इस प्राइस पे गोल्ड नहीं खरीदना, क्योंकि अब तो ये पक्का गिरेगा। और जब लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, डिमांड ही कम हो गई, तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस तो गिरने ही है। हेंस बाइंग न्यू बॉन्ड्स एट दिस प्राइस विल रिजल्ट इन कैपिटल लॉस, क्योंकि अगर हायर पे खरीद लिया और प्राइस गिर गए तो कैपिटल लॉस होगा। पीपल विल कीप द मनी इन सेविंग्स, तो दे विल प्रेफर कि पैसा यहाँ लगाने से अच्छा है इतने हायर प्राइस पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके या गोल्ड में इन्वेस्ट करके, अच्छा है कि पैसा सेविंग्स में रखो जब तक मार्केट स्टेबल ना हो जाए, एज्यूमिंग दैट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अराइज सून। और वो सोचते हैं कि ठीक है, अभी ये शेयर मार्केट में चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़े। सो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी ट्रैप। इस पे भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फटाफट इसको नोट करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? बड़े सिंपल सरल अक्षरों में, जो भी हिंदुस्तान के लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू पीपल इन एन इकोनॉमी, उसको हम बोलेंगे मनी सप्लाई। अब इसमें क्या क्या आएगा? इसमें सारी इकोनॉमिक यूनिट्स के पास जो भी पैसा पड़ा हुआ है, चाहे हाउस होल्ड्स के पास, चाहे फर्म्स के पास, या इंस्टीट्यूशंस के पास। इंस्टीट्यूशन का मतलब लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, एनबीएफसीज हो गई, या आईएमएफ होल्डिंग इंडियन मनी, ये सब जो है मनी सप्लाई का पार्ट है। लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा? जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है उनके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, लाइक गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, या जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके पास जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो सप्लाई ऑफ मनी है एक स्टॉक वेरिएबल है, दैट इज टोटल स्टॉक ऑफ मनी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। आप ऑलरेडी नेशनल इनकम में देख के आ रहे हैं, कोई भी चीज़ जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है उसको हम बोलते हैं कि वो एक स्टॉक वेरिएबल है। तो मनी सप्लाई जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल। फिर स्टॉक ऑफ मनी इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ मनी विद पब्लिक। सिर्फ आप जो इकोनॉमिक यूनिट्स पब्लिक के पास पैसा है वो लेंगे। इट इज स्मॉलर देन द टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी। ये एक छोटा, क्योंकि पब्लिक पे जो पैसा है सिर्फ आपको वो लेना है। पब्लिक मतलब इकोनॉमिक यूनिट्स, ठीक है। इसके अंदर आपने गवर्नमेंट, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स का पैसा नहीं लिया, तो इट इज स्मॉलर देन द टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी। फटाफट जो है इसको एक बार नोट करिए आप फास्ट। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, नॉलेज भी बढ़ेगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एज वेल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। देखिए broadly there are 2 sources. First is the decision of central bank based on authority conferred on it. सबसे पहला जो सोर्स है मनी सप्लाई का वो सेंट्रल बैंक खुद है, क्योंकि उसी के पास पावर है करेंसी को प्रिंट करने की। करेंसी जिसको हम हाई पावर मनी भी कहते हैं, फिएट मनी भी कहते हैं। In all countries, central bank is the prime source of money supply, known as high powered money or fiat money. देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आरबीआई मनी प्रिंट करता है उसे उतने अमाउंट के रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। जो भी आरबीआई मनी प्रिंट करके मार्केट में लाता है उसकी गारंटी जो है गवर्नमेंट की होती है, कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि अगर 100 रुपये का नोट है तो कि हाँ उसके अगेंस्ट 100 रुपये के गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। It is backed by reserve and its value is guaranteed by the government. It is the liability of central bank and the government. Principally equal value of assets mainly consisting of gold and foreign exchange.
रिजर्व शुड बी होल्ड बाय कंट्री अगेंस्ट मनी सप्लाई। जितना मनी सप्लाई है, जितना करेंसी प्रिंट हो रहा है, कायदे से उतना गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आजकल हर कंट्रीज ने एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, जिसके अंदर क्या होता है, एक मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं। हाउएवर मोस्ट कंट्रीज हैव अडॉप्टेड अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करके वो जितनी मर्जी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। Under minimum reserve system, central bank is empowered to issue currency to any extent by keeping only a certain minimum reserve of gold and foreign exchange reserves। समझ में आई बात? एक मिनिमम पार्ट उसका उन्होंने रखना है और उसके बाद वो जितनी मर्जी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। पहले ये मिनिमम रिजर्व का अमाउंट 200 करोड़ था, अब शायद रिवाइज हो गया हो। हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि जब तक आरबीआई करेंसी नहीं प्रिंट करेगा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज अ डिसीजन ऑफ सेंट्रल बैंक बेस्ड ऑन अथॉरिटी जो उसे दी गई है। सेकंड है इट्स अ रिस्पांस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अगेंस्ट डिसीजन बाय सेंट्रल बैंक। व्हाट एग्जैक्टली इट इज? देखिए, अभी आपने पढ़ा कि मनी सप्लाई की जब हम बात करेंगे नॉर्मली, तो इसका मतलब ये है कि वो मनी जो पब्लिक के पास है, यस और नो, इन जनरल तो यही होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे टोटल मनी सप्लाई की, तो वो मनी जो पब्लिक के पास है प्लस कमर्शियल बैंक्स के पास है, वो होती है आपका टोटल मनी सप्लाई। देखिए, कमर्शियल बैंक के पास भी मैं हटा देता हूँ, द वर्ड इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है? देखो, आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, बैंक में जब आप पैसे जमा करवाते हो, बैंक उसे लोन देता है किसी को, फिर जो व्यक्ति लोन लेता है वो उसे खर्च करता है, फिर वो किसी के बैंक खाते में जाते हैं, जिसको आपने पहले पढ़ा होगा बाय द नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो इस प्रोसेस से आप जो बैंक में 100 रुपये जमा करवाते हो, आपको पता है वो मल्टीपल लेवल पे जो है लोन्स बन जाते हैं, यस और नो। अब तो उसी चीज को हम बोलते हैं क्रेडिट मनी की। आपने 100 रुपये जमा करवाए, वो किसी को लोन मिला, फिर वो बंदा गुड्स खरीदेगा, फिर बैंक में जमा कराएगा, फिर वो 100 रुपये वो किसी को लोन में मिलेंगे, सो दैट इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। तो जो भी सेंट्रल बैंक डिसीजन ले रहा है उसको कमर्शियल बैंक कैसे रिस्पॉन्स करता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा। सेंट्रल बैंक ने सीआरआर कम कर दिया या एसएलआर कम कर दिया, और सीआरआर कम करने के बाद, एसएलआर कम करने के बाद भी अगर कमर्शियल बैंक्स लोन ना बांटे तो फिर क्रेडिट मनी नहीं क्रिएट होगी। या सेंट्रल बैंक जो है बैंक रेट कम कर देता है, रेपो रेट कम कर देता है, और उसके बावजूद जो कमर्शियल बैंक्स हैं अगर वो लोन ना बांटे तो क्रेडिट मनी क्रिएट होगी नहीं। इसीलिए वर्ड लिखा कि रिस्पॉन्स क्या करते हैं। अगर सेंट्रल बैंक सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट कम कर रहा है, कमर्शियल बैंक भी उस हिसाब से चीजों को कम करें, तब भी वो क्रेडिट मनी ज्यादा क्रिएट हो सकती है। रिस्पॉन्सेज ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अगेंस्ट डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। समझ में आई बात? श्योर। इस चीज को थोड़ा सा 2 पॉइंट्स में और आगे। Bank create money supply in the process of borrowing and lending transactions with the public. It is known as credit money. Total stock of money in a country is measured by high powered money जो पब्लिक के पास है एंड द क्रेडिट मनी। समझ में आई बात? तो आपसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई एज इट इज लिख के आना है। बहुत सिंपल वर्ड सिंप्लीफाइड करके आपके सामने रखा है। चलिए बात करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हैं मनी सप्लाई को मेजर में करने के, और ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, और किस पर्पस के लिए आप मनी सप्लाई मेजर करना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है। देयर आर वेरियस वेज टू मेजर मनी सप्लाई डिपेंडिंग ऑन कंट्री एंड पर्पस फॉर विच इट इज मेजर्ड। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, मनी सप्लाई मेजरमेंट इन इंडिया, तो 1967-68 तक आरबीआई जो है वो पब्लिश करता था ओनली अ सिंगल नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या था? जिसके अंदर जो भी करेंसी है और जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक इन द बैंक्स उसको लिया जाता था सिर्फ, और कुछ आरबीआई पब्लिश नहीं करता था। आरबीआई बताता था कि मनी सप्लाई कितनी है, और वो क्या बताता था? नैरो मेजर। सबसे पहले 1967-68 तक, और उसमें क्या चीज़ होती थी? एक तो करेंसी और दूसरा डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक के पास है। ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें पब्लिक की हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक जो है दोनों के साथ है। टोटल करेंसी नहीं है, दिस करेंसी इज ऑल्सो हेल्ड बाय पब्लिक। या आप एक काम करो,
इसे सिंप्लीफाई करके लिख लो, सम ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, 1967-68 से ब्रॉड मेजर ऑफ मनी, जिसको हम AMR भी कहते हैं, एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेस, एडिशनली आरबीआई ने पब्लिश करने शुरू किए। ये बेसिकली एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज क्या होते थे, ये एक प्रिडिक्शन होती है अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सर्वे। ठीक है, वैसे आपको इतना ही करना है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई, जिसको SWG भी बोला गया, फ्रॉम अप्रैल 1977 4 मेजर्स M1, M2, M3, M4 आरबीआई ने पब्लिश करने शुरू की। सबसे पहले M1, जिसके अंदर आता है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, ठीक है, जितने भी हैं, जिसमें करंट अकाउंट और सेविंग बैंक के डिपॉजिट आते हैं, जिनको कासा डिपॉजिट्स भी बोला जाता है, एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, जो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं वो बेसिकली सारे M1 का पार्ट है। अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है सर, तो देखिए अदर डिपॉजिट्स में आरबीआई के पास जितने भी ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो अदर देन गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे अदर डिपॉजिट्स हैं, और ये बहुत छोटा पार्ट है, इवन लेस देन 1% ऑफ द टोटल मनी सप्लाई। ठीक है, तो M1 कुछ नहीं था, ये जो नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई था वही, अगर आप देखें, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, और उसमें सिर्फ एक चीज़ और ले ली, अदर डिपॉजिट्स। और जब आप डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं तो करंट एंड सेविंग दोनों आता है। देखिए जो कासा डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है बैंक के लिए, क्योंकि करंट अकाउंट पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, और सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट एकदम बहुत कम होता है, 3.5% या 4% अभी प्रेजेंटली चल रहा है। ठीक है, देखिए कासा डिपॉजिट्स आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कमर्शियल बैंक। अदर डिपॉजिट्स इंक्लूड डिपॉजिट्स अदर देन दोज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल मनी सप्लाई, इवन लेस देन 1%। ठीक है, फिर हम आते हैं M2 में। M2 में M1 की तो सारी चीज़ें आएंगी, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट खुलते हैं उसमें जितना पैसा पड़ा हुआ है वो भी आएगा। फिर आप M3 की बात करेंगे तो M1 पूरा आएगा, M2 नहीं आएगा, M1 ही आएगा, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। जो टाइम डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं बैंकिंग सिस्टम में, टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, जो एक फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में FD भी कहते हैं, तो नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। फिर M4 में क्या आएगा, जो भी M3 में आपने लिया, दैट इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ये तो आएगा ही, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC। मतलब पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट्स सारे के सारे, यहां पर थे सेविंग डिपॉजिट सिर्फ अगर आप देखो पोस्ट ऑफिस के, लेकिन यहां पर क्या है, टोटल डिपॉजिट्स, किसी भी फॉर्म में पोस्ट ऑफिस में कोई भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ NSC को छोड़ के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के। देखिए ये चारों चीजें आपको बड़े अच्छे से याद करनी पड़ेगी, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले तो ये बड़ा फाउंडेशन लेवल पे ही पढ़ा दिया जाता था, 12th लेवल पे ही पढ़ा दिया जाता था, वहाँ पे ख़त्म कर दी गई ये चीज़ें, इसलिए आपको थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ना पड़ रहा है। तो M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया कि ये चारों चीज़ें होती क्या है। बहुत सिंपल है। M1 आपको पहले ही पढ़ लिया आपने, M2 में M1 आएगा, पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट आएंगे, M3 में M1 आएगा, नेट टाइम डिपॉजिट आएंगे, M4 में M3 आएगा और टोटल डिपॉजिट आएंगे। दैट्स इट। फटाफट इसे नोट करो आप, आधा याद हो जाएगा आपको। चलिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, ये जो नेट डिपॉजिट वर्ड लिखा हुआ था आपने देखा, नेट का मतलब क्या होता है। देखिए जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं इसका मतलब होता है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक प्लस इंटर बैंक डिपॉजिट। देखो इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है, एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट। तो हम जब बात करते हैं नेट डिपॉजिट्स की, तो इससे हमारा मतलब होता है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। मतलब बैंक पे जो भी टोटल डिपॉजिट है, अगर उसमें से इंटर बैंक डिपॉजिट्स माइनस कर दिए जाए, आप देखो ना, अगर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक निकालना है, जिसको आप नेट डिपॉजिट भी बोल रहे हैं, तो क्या करें, टोटल डिपॉजिट में इंटर बैंक डिपॉजिट उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो नेट डिपॉजिट्स है टोटल डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट। हो सकता है 1 मार्क में पूछ ले कि भैया नेट डिपॉजिट क्या होते हैं, तो इट सिंपली मीन्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विच आर इक्वल टू टोटल डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट। समझ में आई बात? श्योर। चलिए बात करते हैं रिजर्व मनी। सबसे पहले इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। रिजर्व मनी क्या है, जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है,
बैंकर्स डिपॉजिट जो पड़े हुए हैं आरबीआई के पास और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास पड़े हुए हैं, दैट इज द रिजर्व मनी। देखिए रिजर्व मनी को हम सेंट्रल बैंक मनी भी कहते हैं, बेस मनी भी कहते हैं, हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। जी हाँ, हाई पावर्ड मनी क्या होता है? द करेंसी विच इज प्रिंटेड बाय द आरबीआई, तो वो हमेशा इसी के इक्वल होगी। या आप उसे दूसरे एंगल से भी निकाल सकते हैं, आरबीआई का क्रेडिट जो गवर्नमेंट पे है, आरबीआई का क्रेडिट जो कमर्शियल सेक्टर पे है, आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक, आरबीआई's नेट फॉरेन असेट्स प्लस गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक माइनस आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज। देखिए इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर भी मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज इट विल टेक 1 to 2 hours। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए रिजर्व मनी के नाम क्या है और उसकी इक्वेशन किसके इक्वल है। तो ये इक्वेशन तो देखो बड़ी सिंपल है, जो आपको समझ में भी आती है कि भैया आरबीआई जो पैसा छापेगा सर्कुलेशन में होगा, बैंकर के डिपॉजिट होंगे विद द आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब ये नहीं कि लोगों के हाथ में, सर्कुलेशन विच इंक्लूड्स क्रेडिट मनी एज वेल एज जो पब्लिक है सब पे। हाँ इसकी ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इक्वेशन, लेकिन आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ये मैं बताना चाहूँगा, नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज़ होती हैं बेसिकली जो रिजर्व्स हो गए आरबीआई के, या ऐसी बेसिकली लायबिलिटीज़ जो कि मॉनेटरी इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रखती, सिंपल वर्ड्स के अंदर। Needs a special mention as it plays a critical role in the determination of total supply of money. Reserve money determines the level of liquidity and price level in the economy, and therefore its management is of crucial importance to stabilize liquidity, growth and price level. अगर बहुत ज़्यादा रिजर्व मनी हो जाए, देश में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, तो वो भी एक बड़ा नुकसानदायक होता है, बिकॉज इट्स लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। क्योंकि अगर आरबीआई ज़्यादा छाप रहा है तो पब्लिक पे ज़्यादा पैसा पहुंचेगा बैंक्स के थ्रू या किसी भी तरीके से, और जब पब्लिक पे ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। बट ये भी नहीं है कि हम पैसा छापना बंद कर दें, हमें वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब देश की पॉपुलेशन 50 करोड़ थी और आज 150 करोड़ है, तो उस हिसाब से आपको रिजर्व मनी बढ़ाना भी पड़ेगा और ग्रोथ फैक्टर भी देखना होता है, लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है। अब 50 करोड़ की पॉपुलेशन को जो लिक्विडिटी चाहिए और 150 करोड़ की पॉपुलेशन को, वो दोनों सेम नहीं हो सकती। तो इट्स ऑफ very crucial decision that is taken by the RBI because it directly impacts 3 things: the liquidity, the growth and the price level। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, और आपसे रिजर्व मनी पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 3 नंबर का। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इतने से पार्ट को, और यही 3 नंबर के अंदर आपको लिख के आना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द रिजर्व मनी इज। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? वैसे तो ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको मतलब पता होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़, ऐसी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कि रेगुलेट करती हैं, किस चीज़ को रेगुलेट करती हैं? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी विद पब्लिक, या क्रेडिट फ्लो, मतलब एक स्मूथ फ्लो इकोनॉमी के अंदर बना रहे टू अचीव सम प्री स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। ये प्री स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो देखिए जनरली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्री स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें प्राइस स्टेबिलिटी आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग पॉलिसीज बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, These policy affect aggregate demand components, that is investment and consumption। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ईडी के 2 पार्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, यूजिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करती, उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो कि जनरली सेंट्रल बैंक होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे हिंदुस्तान में है, जिसके थ्रू ये सारी की सारी पॉलिसीज रन की जाती हैं। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है ऑब्जेक्टिव्स, एक आता है एनालिटिक्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो प्री केनेजियन पीरियड में, या आप कहें बिफोर 1930s ग्रेट डिप्रेशन, 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उससे पहले सिर्फ एक कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव, एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव था, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। उस समय किसी भी देश में कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती थी तो उसका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता था कि कैसे प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए। लेकिन ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें चेंज आया, और पोस्ट केनेजियन पीरियड के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका फोकस ये सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी पे नहीं रहा। येस, इट वाज वन ऑफ द
main objective, that is the maintenance of price stability, but it shifted to another two aspects also, that is the achievement of high level of economic growth as well as maintenance of full employment. बहुत इंपॉर्टेंट है, what are the objectives of monetary policy, तो आपको ऐसे ही लिख के आना है कि प्री केनेजियन पीरियड में क्या थे और पोस्ट केनेजियन पीरियड में क्या है. समझ में ही बात? श्योर. इसके बाद what are the objectives of RBI, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले टू रेगुलेट इशू ऑफ बैंक नोट्स, कितने नोट्स प्रिंट करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं. कीपिंग द रिजर्व्स फॉर मॉनेटरी स्टेबिलिटी. कंट्रोल द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी. तो ये तीन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं. देखिए इसमें प्राइस स्टेबिलिटी डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये तीनों बातें कि बैंक इशू को कंट्रोल करना, रिजर्व्स मेंटेन रखना और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करना, तो कहीं ना कहीं तीनों का एक ही मकसद है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना. प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड, बट ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. जितने भी आप ये तीन बातें कर रहे हैं, इनका मेन मकसद क्या है कि किस तरीके से एक स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट प्रोडक्टिव सेक्टर्स को मिलता रहे. प्रोडक्टिव सेक्टर्स मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, पैसे की कमी ना आए, जो भी इनको एक क्रेडिट की ज़रूरत है वो उनको मिलता रहे, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो सारी चीज़ें अपने आप सही चलेंगी. ठीक है, टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. 3 नंबर का क्वेश्चन इस पर आपसे पूछा जा सकता है. इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री या आप कहें इंडिया का, तो मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ensuring adequate flow of credit to the productive sectors, encourage investments by moderate structure of interest rate. मतलब moderate मतलब ना ज़्यादा हाई होने चाहिए ना ज़्यादा कम, एक ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट्स पे फ्लो ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना प्रोडक्टिव सेक्टर्स को, ताकि देश की ग्रोथ होती रहे. क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि गवर्नमेंट को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट भी फंड्स रेज कर सके. अपार्ट फ्रॉम दीज, फाइनेंशियल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी has assumed important role due to increasing globalization, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ना हो, एक जो देश की फाइनेंशियल पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ वो अच्छी बनी रहे, और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आज एक इकनॉमी की दूसरी इकनॉमी पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही. तो एक थियोरटिकल पार्ट है जो आपने देखा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, आरबीआई के और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के. इसके बाद हम बात करेंगे एनालिटिक्स ऑफ फ्रेमवर्क की. उससे पहले आप इसको एक बार सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की. देखिए इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है कि कैसे इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, क्वांटम चैनल और असेट प्राइस चैनल जो है देश के अंदर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा टॉपिक है. चलिए, प्रोसेस थ्रू विच चेंज इन मॉनेटरी एग्रीगेट्स. जब आप बात करते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स की तो इसके अंदर सब आ जाता है, क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स, ऑल. तो प्रोसेस थ्रू विच चेंज इन मॉनेटरी एग्रीगेट्स अफेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट. लेवल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस. तो देखिए अगर आपने पढ़ लिया है सीआरआर में आप चेंज करते हैं, एसएलआर में चेंज करते हैं, तो किस तरीके से वो क्रेडिट फ्लो को अफेक्ट करता है, किस तरीके से फिर वो अल्टीमेटली आगे क्रेडिट मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है, मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है तो कैसे वो एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करता है, और किस तरीके से फिर वो आगे एग्रीगेट सप्लाई को इफेक्ट करता है. ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं. तो वही बोल रहा है, प्रोसेस थ्रू विच चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट्स अफेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस. उसको हम टेक्निकली नाम देते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. आपसे पूछा जा सकता है ये. There are mainly 4 different mechanisms through which monetary policy influences the price level and national income. सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट चैनल. अब ये क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए, सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है. अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ेंगी. यस और नो? जब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ेंगी तो दे विल प्रेफर नॉट टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि भैया लोन पे उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो क्या वो नई इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? द आंसर इज नो. तो उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? कम होगा. सेम वे अगर आप हाउस होल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनकी भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ रही है, तो वो भी सोचेंगे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम से कम किया जाए. भैया सीधी सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो कार लोन लेते हुए बंदा सोचेगा, लेकिन अगर कम है तो वो सोचेगा कि ठीक है यार इंटरेस्ट कम जा रहा है, ले लेते. तो
इट अफेक्ट्स फर्म एज वेल एज टू द हाउस होल्ड्स। अगर फर्म्स के केस में कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स कम कर देते हैं, हाउस होल्ड्स के केस में बढ़ती है तो वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। अल्टीमेटली दोनों से फर्क क्या पड़ता है? लीड्स टू डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड। भाई इससे होता क्या? अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड कम होती है, और जब डिमांड ही कम होगी तो ऑब्वियसली एग्रीगेट आउटपुट, और जिसको आप सप्लाई कहते हैं, जब डिमांड ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई भी कम होगी, तो एंड कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट आउटपुट, और जब सप्लाई कम होगी तो क्या कम होगा? एम्प्लॉयमेंट कम होगा। यस और नो? हाँ, अगर वाइजा वर्सा सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, बोरिंग कॉस्ट कम होती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, तो फिर वाइसा वर्सा इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, फिर वाइसा वर्सा होगा, मतलब एडी भी बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो वेरी फर्स्ट फैक्टर दैट इज द इंटरेस्ट रेट, जो सारा रेट में आपको सामने है कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। सेकेंड आता है एक्सचेंज रेट चैनल। बड़े ध्यान से देखिए, एक्सचेंज रेट चैनल कैसे, बड़े ध्यान से समझना बहुत आसान है। अगर करेंसी में एप्रिसिएशन होता है, सपोज $1 70 का था, एप्रिसिएशन का मतलब कम हो गया, ठीक है, $1 60 का हो गया। देखिए एप्रिसिएशन की बात का मतलब क्या होता है कि $1 को लेने के लिए पहले 70 रुपये देने पड़ते थे, अगर अब 60 देने पड़ते तो हमारी करेंसी की जो औकात है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसी डॉलर को लेने के लिए हम पहले 70 दे रहे थे, अब 60 दे रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या, इससे मेन चीज़ इस पे आई, मेक्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स कॉस्टली फॉर फॉरेनर्स। अगर $1 70 से 60 का हो गया तो देखो पहले फॉरेनर्स $1 देते थे, 70 रुपये के गुड्स मिल जाते थे। देसी भाषा में $1 दिया उन्होंने, 70 रुपये के समोसे मिलते थे उन्हें। अब वो $1 दे रहे हैं, उन्हें कितने रुपए के समोसे मिल रहे हैं? 60 रुपये के समोसे मिल रहे हैं। मतलब उनके लिए $1 में पहले 70 रुपये के गुड्स आ रहे थे, अब $1 में 60 रुपये के गुड्स आ रहे हैं, तो वो कहेंगे क्या? हिंदुस्तान का गुड बहुत महंगा हो गया है। मेक्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स कॉस्टली फॉर फॉरेनर्स। यस और नो? और हिंदुस्तानियों के लिए, अब हिंदुस्तानी तो महान है, हिंदुस्तानी कहते हैं भैया पहले 70 रुपये देते थे, विदेश से $1 का सामान आता था, अब 60 रुपये देने में विदेश से $1 का सामान आ जाता है। सपोज आपको विदेश से कोई बॉटल मंगानी है पानी की, अब पहले वो पानी की बॉटल मंगाने के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ते थे, अब 60 रुपये देने पड़ने। ये नहीं कि बोतल सस्ती हो गई, आपकी करेंसी की वैल्यू सुधर गई थोड़ी सी। तो इससे होगा क्या? हिंदुस्तानी इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे, इंपोर्ट्स बिकम चीपर फॉर इंडियंस। यस और नो? अब होता क्या है, देखो अगर एप्रिसिएशन हुआ तो डोमेस्टिक गुड्स महंगे हो गए फॉरेनर्स के लिए, और इंपोर्ट्स जो है वो चीपर हो गए इंडियंस के लिए। अगर डोमेस्टिक गुड्स महंगे हो गए फॉरेनर्स के लिए तो एक्सपोर्ट हमारा कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर इंपोर्ट्स सस्ते हो गए तो हमारे इंपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट गिरे या इंपोर्ट बढ़े, दोनों ही सिचुएशन में हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? फॉल होगा। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यस और नो? और अगर नेट एक्सपोर्ट हमारा फॉल करेगा, हमारी गुड्स विदेशों में नहीं बिकेंगे, तो हमें अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। समझ में आई बात? तो देखिए पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट चैनल, वो सारा मैंने आपको रेट से बताया हुआ है। सेकंड चैनल है एक्सचेंज रेट चैनल, जो वो मैंने सारा आपका ऑरेंज से दिखाया हुआ है। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद है क्वांटम चैनल या बैंक लेंडिंग चैनल। देखिए बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपने सुने हैं। इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेची जाती है। अब समझना जरा, अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस सेंट्रल बैंक कर रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। तो होगा क्या? अगर बैंकों ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज कर ली, अब समझना, बैंक अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं तो बैंक के पास पैसे की कमी हो रही है। भाई अगर बैंक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज नहीं करता तो ये पैसा क्या करता? वो लोन फॉर्म में देता, बट उसने तो पैसा कहाँ फंसा दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो ऑब्वियसली बैंक रिजर्व्स फॉर लोन्स विल फॉल। कहीं ना कहीं लोन देने के लिए उनके पास पैसों की कमी आएगी, क्योंकि उनका पैसा कहाँ फंस गया है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में। बैंक्स विल कट बैक देयर लेंडिंग, वो अपनी उधार देने की क्षमता को कहीं ना कहीं कम करेंगे। फर्म्स डिपेंडिंग ऑन बैंक्स फॉर लेंडिंग विल कट बैक देयर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग।
अब जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स बैंक्स पे डिपेंड है कि भैया वर्किंग कैपिटल का पैसा वहाँ से आ जाएगा, या जो भी फंड्स वहाँ से वो रेस करती हैं बैंक से, कहीं ना कहीं वो भी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अपनी कम करेंगी, क्योंकि बैंकों पे ही पैसा नहीं है, वो कहाँ फंस गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इससे क्या होगा, जब फर्म्स इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम करेंगी तो ऑब्वियसली एग्रीगेट आउटपुट कम होगा, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। समझ में आई? एक बहुत ही सिंपल चार्ट में सब कुछ आपके पास है, कुछ आपको मेहनत नहीं करनी, ऊपर वाले ने सारी मेहनत हमसे करवा दी, आप सिर्फ मजे लीजिए, आराम से नोट करिए, और एक बार मन करता है तो आईसीआई बुक को गो थ्रू करिए, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि मेहनत कितनी अच्छी मेहनत हो गई है। असेट प्राइस चैनल या बैलेंस शीट चैनल, देखिए अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैसे इम्पैक्ट है, आपकी वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बढ़ जाती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द फिक्स्ड एसेट्स। भाई आप कोई मशीन परचेज कर रहे हो 3 करोड़ रुपए की, बैंक से लोन लेके कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ गई, आपकी ईएमआई बढ़ गई, यस और नो। एंड इन बोथ द सिचुएशंस लीड्स टू डिक्लाइन इन द शेयर प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट। वाई? सो जब बैंक्स की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिलता है, शेयर प्राइसेस फॉल होते हैं। ये तो चलो लिख दिया। मेन तो ये है कि अगर वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बढ़ रही है, फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो एग्रीगेट आउटपुट दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कम होगी और कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट्स पूरे के पूरे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस को इफेक्ट करते हैं, वो हमने देखा। इंटरेस्ट रेट कैसे करता है, एक्सचेंज रेट, क्वांटम चैनल, असेट प्राइस चैनल। समझ में आई बात? ठीक है। The manner in which these different channel function in a given economy depends on the stage of development। किस एक्सटेंट तक कौन सा फैक्टर काम करेगा वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट स्टेज क्या चल रही है, और ऑलरेडी उसका क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, क्या उसकी जीडीपी ग्रोथ है, काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी इकोनॉमी में ये 4 फैक्टर्स जो हैं डिसाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस क्या रहने वाला है। समझ में आई बात? फटाफट एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की 2 स्लाइड्स जो हैं सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की। इसमें हमें पढ़ना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स 3 मेजर एस्पेक्ट्स। पहला ऑपरेटिंग टारगेट सिलेक्ट करना, दूसरा इंटरमीडिएट टारगेट सिलेक्ट करना, तीसरा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना। अब ऑपरेटिंग टारगेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप को एक अपना ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा जिसके लिए आप मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इट मे बी द इन्फ्लेशन, इट मे बी द डिफ्लेशन। सपोज देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, रेपो रेट्स और बैंक रेट्स और आपका CRR, SLR जो है, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो इनको इंक्रीज करते हैं। ये आप डिटर्मिनेशन में देख चुके हैं। डिफ्लेशन हो रहा है तो आप इन्हीं चीज़ों को कम करते हैं। तो आप सिलेक्ट करते हैं टारगेट दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस। ये आपका सबसे पहला प्राइम टारगेट जो आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपका एक इंटरमीडिएट टारगेट होता है कि जो भी आपने ऑपरेटिंग टारगेट सिलेक्ट किया है उसके लिए जब आप मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। सपोज इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है, एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑपरेटिंग टारगेट। तो अगर आप इस टारगेट को अपने की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या डिफ्लेशन खत्म करना है, इस टारगेट को अचीव करते हैं, तो कैसे पता लगेगा? जब देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, यस और नो। तो दिस इज योर इंटरमीडिएट टारगेट कि ऑपरेटिंग टारगेट का जो आपने अचीव करने के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट टारगेट। एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑपरेटिंग टारगेट, दैट इज होप ऑफ सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस टू अ रीजनेबल डिग्री। उसके बाद आप कोई ना कोई इसके लिए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप सेंट्रल बैंक क्वालिटेटिव मेजर्स ले, क्वांटिटेटिव मेजर्स ले। फॉर इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक यूजेज इट्स रेगुलेटरी पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या टारगेट है, कैसे पता लगेगा कि ये टारगेट की डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, और तीसरा उस टारगेट की डायरेक्शन में हमें किस तरीके से काम करना शुरू करना है। ठीक है। इसके बाद इसके लिए 6 चीजें हमारे सामने हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहला है कैश रिजर्व रेशो। देखिए मैं ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। CRR क्या होता है? टोटल डिपॉजिट्स का वो फ्रैक्शन जो कमर्शियल बैंक्स को RBI पे रखना पड़ता है। रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज, टेक्निकल वर्ड है NDTL,
ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया विच इट शुड मेंटेन एज कैश डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक। एनबीएफसीज जो होते हैं, एनबीएफआई, उनको सीआरआर मेंटेन नहीं करना होता, सिर्फ बैंक्स को करना होता है। रिजर्व बैंक इस पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। हाँ, अगर बैंक सीआरआर मेंटेन करने में फेल होते हैं तो उन पे पेनल्टी जरूर लगाई जाती है बाय आरबीआई, ठीक है। और जितना सीआरआर ज़्यादा होगा उतना मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है कम होगी। क्यों? उतनी मनी सप्लाई कम होगी, ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास होगा, तो कमर्शियल बैंक्स के पास लोन बांटने के लिए पैसे की एबिलिटी कम होगी, ठीक है। और उसके बाद कैश रिजर्व रेशो अप्रैल 2019 में 4% है और ये काफ़ी सालों से 4% इंटेक्ट है और 4% ही रहनी चाहिए। तो 6 पॉइंट्स मोटे मोटे सीआरआर के बारे में जो आपको लिखने हैं। इसके बाद आप आते हैं एसएलआर पे। तो एसएलआर क्या होता है? वो टोटल डिपॉजिट्स की फ्रैक्शन जो बैंक्स को हर समय अपने पास रखनी होती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं। अब अगर बैंक एसएलआर अपने पास मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। एसएलआर अप्रैल 2019 में 19.5% था, ठीक है। वक्त के साथ एसएलआर बहुत कम कर दिया जा रहा है और किसी टाइम पे 24% हुआ करता था। अब अप्रैल 2019 में 19.5% है। एसएलआर फैसिलिटेट्स मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, क्योंकि होता क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएलआर का पैसा का मतलब क्या है? ये पैसा बैंक्स के पास पड़ा हुआ है। अब बैंक्स कहते हैं कि ये पैसा तो हमें हर समय अपने पास रखना ही पड़ेगा एज ए रिजर्व। तो बैंक क्या करते हैं? इस पैसे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास रखेंगे एज रिजर्व तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेंगे तो एटलीस्ट उस पर क्या कमाएंगे? इंटरेस्ट कमाएंगे। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद भी ली तो वो भी माना जाता है कि एक तरह से आप क्या मेंटेन कर रहे हो? एसएलआर मेंटेन कर रहे हो। भाई 100 रुपये आप अपने पास रखो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखो, दोनों ही एसएलआर का पार्ट है, चाहे कैश फॉर्म में रखो चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन कैश फॉर्म में अगर बैंक अपने पास रखेगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसे, तो बैंक क्या प्रेफर करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो ताकि कुछ तो इंटरेस्ट मिले। तो एसएलआर एक अच्छा खासा सोर्स है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब गवर्नमेंट इशू करती है तो बैंक्स जो है आउट ऑफ द फंड्स ऑफ एसएलआर, आउट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ एसएलआर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं। उसके बाद जितने एसएलआर ज़्यादा होगा उतनी लिक्विडिटी सिस्टम में कम होगी एंड वाइस वर्सा। नोट कर लीजिए फास्ट इसे। इसके बाद बहुत ही अच्छी चीज़, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी। ये क्या है? देखिए, आपको पता है सेंट्रल बैंक जो है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है, हाँ या ना? मतलब अगर कभी भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत है तो उस केस के अंदर कौन है इनका माई बाप? आरबीआई। तो उसी के ऊपर ये पूरे के पूरे पॉइंट है, ध्यान से देखिए। क्या है एलएफ? इट इज द टूल यूज्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई दैट अलाउज बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो रेट याद करो आप, हमने क्या पढ़ा था रेपो रेट में कि अगर कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन चाहिए तो वो किससे ले सकते हैं? आरबीआई से ले सकते हैं, सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं उसको रेपो रेट बोला जाता है। एक्चुअली रेपो रेट, रेट वर्ड हटाओ तो क्या बनता है? बचता है रेपोज। रेपोज इज द रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर रीपर्चेज एग्रीमेंट में क्या होता है कि बेसिकली आरबीआई अलाउ करता है बैंक्स को कि वो कमर्शियल बैंक्स जो है आरबीआई से लोन ले सकते हैं, या और फॉर बैंक्स टू मेक लोन्स टू द आरबीआई, और वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि बैंक भी आरबीआई को लोन दे सकते हैं, और उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो एग्रीमेंट्स। जैसे वो रिवर्स रेपो रेट होता था, सेम वे रिवर्स रेपो एग्रीमेंट। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग लिक्विडिटी प्रेशर्स एंड बेसिक स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो लिक्विडिटी पोजीशन को कहीं ना कहीं मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। A central bank is a banker's bank. It provides liquidity to banks when the latter face shortage of liquidity. This facility is provided by central bank through its discount window. The scheduled commercial banks can borrow from the discount window against the collateral of securities like commercial bills, government securities, treasury bills and other eligible papers. मतलब ये थोड़ी ना कि देखो बैंक जब लोन लेने के लिए जाएंगे आरबीआई पे तो उन्हें भी कोलेट्रल रखनी पड़ती है, जैसे पब्लिक को बैंक पे रखनी पड़ती है सिक्योरिटी, सेम वे कमर्शियल बैंक्स को भी अगर सेंट्रल बैंक से लोन लेना है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी फॉर्म में वो कमर्शियल बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स या जो भी एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। रीपर्चेज ऑप्शंस और इन शॉर्ट रेपो
इज डिफाइंड, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रीपर्चेज एग्रीमेंट होते क्या है, ऑप्शंस होते क्या है, रेपो होता क्या है। तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरिंग फंड्स by selling securities with an agreement to repurchase the securities on a mutually agreed future date at an agreed price which includes interest। मतलब समझे? नहीं समझे बताता हूँ। सपोज कोटक बैंक है, ठीक है, ये आरबीआई पे गया और इसके पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अब कोटक बैंक को लोन चाहिए, ठीक है, पैसे की जरूरत है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है सपोज 100 करोड़ की, ठीक है, 3 महीने के लिए लोन चाहिए। तो कोटक ने क्या किया, ये आरबीआई पे रख दी, ठीक है, और आरबीआई ने जो है 100 करोड़ का लोन दे दिया 3 महीने के लिए। अब बेसिकली कोटक क्या करेगा, 3 महीने बाद ये सिक्योरिटीज आरबीआई को उसने बेच दी हैं, एक तरह से सेल कर दी। लेकिन जब सेल करी है तो उसी समय एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि कोटक को इसे रीपरचेज करनी पड़ेंगी, अब वापस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। सपोज रीपरचेज करनी पड़ेंगी 103 करोड़ पे, ठीक है। तो कोटक को पैसे की जरूरत थी, आरबीआई ने एक बार 100 करोड़ पे दे दिए, लेकिन वो सिक्योरिटीज आरबीआई पे आ गई। लेकिन उसी समय एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि कोटक इन सिक्योरिटीज को वापस लेगा कितने में, 103 करोड़ में। कितने फालतू देगा एक तरह से कोटक, 3 करोड़ पे, क्योंकि मिले तो उसको 100 थे और वापस कितने करने, 103। तो ये 3 करोड़ जो है एक तरह का किसका काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट का। समझ में आई बात? पढ़ो जरा। इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरिंग फंड्स, मैं एक एक चीज दिखाता हूं आपको। इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरिंग फंड्स बाय सेलिंग सिक्योरिटीज with an agreement to repurchase the securities on a mutually agreed future date at an agreed price which includes interest। समझ में आया? सेम वे रिवर्स रेपो है, is defined as an instrument for lending funds by purchasing securities with an agreement to resell securities on a mutually agreed future date at an agreed price which includes interest for the funds lent। बट डिफरेंस इतना है कि रेपो के अंदर कौन यूज करेगा इसको, कमर्शियल बैंक्स। रिवर्स रेपो में लोन किसको चाहिए होता है, आरबीआई को, ठीक है। तो पहले 3 पॉइंट्स तो आपको इसी में लिए लिखने हैं कि फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद ये आपका थर्ड। फिर आप इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है इसको एक्सप्लेन कर देंगे, जो आप ऑलरेडी डिटर्मिनेशन में देख चुके हैं, ठीक है। बस यही आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ सम ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो। इन दोनों को कंबाइनली हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी बोल देते हैं। अगर पूछा जाता है तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ आप लास्ट में रेपो रिवर्स रेपो रेट को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इसके बाद 3 टाइप्स ऑफ रेपो मार्केट्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एक अलग से पूछा जा सकता है, नाम पता होनी चाहिए। रेपो ऑन सॉवरेन सिक्योरिटीज, रेपो ऑन कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, अदर रेपोस। तो अगर आपकी किस्मत खराब है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो वो आप प्रिपेयर करके चलिए। समझ में आई बात? श्योर। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के साथ। क्या है ये? अभी आपने एलएफ पढ़ा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर जो बेसिकली सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है थ्रू रेपोज एग्रीमेंट। अब सपोज रेपोज एग्रीमेंट भी सफिशिएंट नहीं है और इसके बावजूद कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक है। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को अलाउ करता है कि आप अपना एसएलआर यूज़ कर सकते हो। जो एसएलआर जो कि आपने पढ़ा है कि उन्हें कम से कम हर समय इतना कैश रखना होता है अपने पास, लेकिन आरबीआई में अलाउ कमर्शियल बैंक्स टू यूज एसएलआर, और उसके लिए उनसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज पैनल रेट। पैनल रेट क्यों वर्ड बोला? क्योंकि देखो कायदे से आप एसएलआर यूज नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आरबीआई में अलाउ, इसीलिए आरबीआई को यहाँ बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो उस केस के अंदर जो आरबीआई वो अलाउ कर सकता है कि आप एसएलआर जो है अपना यूज़ कर लो, एसएलआर को थोड़ा डिप कर लो, कम मेंटेन कर लो, एंड यू कैन यूज़ दैट अमाउंट। बट ये जो पैनल रेट होगा ये रेपो रेट से ज़्यादा होगा, ताकि एक पेनल्टी की तरह ये बैंक्स के लिए काम कर सके कि वो रेपो तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहे, ये ना हो कि फिर वो एसएलआर को डे टू डे बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर दें। देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द बैंकर्स बैंक एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी announced by the RBI
of India in its monetary policy 11 refers to the facility under which scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money from the central bank over and above what is available to them through the LAF, Liquidity Adjustment Facility window, by dipping into statutory liquidity ratio portfolio up to a limit at a panel rate of interest. समझ पाई बात? ये आपको एज इट इज याद करना है, इसमें कुछ प्लस माइनस मत कर देना. दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वेल्व अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लिक्विडिटी शॉक्स टू द बैंकिंग सिस्टम. बैंक्स जो हैं ऑल वर्किंग डेज में बोरो कर सकते हैं एक्सेप्ट सैटरडेज बिटवीन 7 PM to 7:30 PM इन मुंबई. द मिनिमम अमाउंट जो है वो 1 करोड़ है और या उसके मल्टीपल्स में होगा. समझ में ही मत? बहुत 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 इंपॉर्टेंट. इसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. ये क्या होती है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है, कैश बहुत ज़्यादा आ गया, तो उस केस के अंदर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है. गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती गवर्नमेंट की है, बट आपको पता है उसे इशू कौन करता है? RBI. इसे परचेज कौन करेगा? इसे परचेज करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उससे क्या होगा? जो कैश है वो किस पे आ जाएगा? RBI पे, और मार्केट में लिक्विडिटी टाइट होगी. दिस इज कॉल्ड एज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द RBI टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2004 में आया था. सच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बॉट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम RBI and issues treasury bills dated security for absorbing excess liquidity from the market arising from large capital inflow. Bank rate has been aligned as the marginal standing facility rate, and therefore as and when MSF rate change alongside policy repo rate changes, the bank rate also changes automatically. तो बेसिकली ये जो थर्ड पॉइंट है इसका क्रक्स ये है कि MSF के बेसिस पर ही आपके बैंक रेट और रेपो रेट जो है वो डिसाइड होते हैं. इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. बेसिकली इसमें जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं RBI सेल भी करता है और परचेज भी करता है, लेकिन ये होता है ओपन मार्केट में, मतलब पब्लिक कैन ऑल्सो बाय एंड सेल. तो ये 6 पॉइंट्स इसके हैं. किसके? दैट इज़ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी. इसी तरीके से आपको लिख के आना है CRR, SLR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एंड OMO. और इसमें ये जो आपको 3 बताएं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इस पे 2-2 नंबर के शॉर्ट नोट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. पूरा क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही होते हैं, बट ये 3 पॉइंट्स पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है. चलिए बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की. बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है. ये क्या है? बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के बीच में ऑन द मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट दैट द RBI शुड टारगेट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी. मतलब मैक्सिमम जो एक डिसाइड हो गया कि इतना इन्फ्लेशन, जो कि प्रेजेंटली इन्होंने 6% डिसाइड किया हुआ है कि इससे ऊपर इन्फ्लेशन किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, और लोअर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2% डिसाइडेड है कि उससे कम भी नहीं जाना चाहिए. देखिए इन्फ्लेशन होना भी ज़रूरी है, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के फेवर में होता है, लेकिन स्मॉल डोज, एंड स्मॉल डोज ऑफ 3-4% इज सफिशिएंट. देखिए जरा, the inflation target is to be set by Government of India in consultation with RBI once in every 5 years. Accordingly, the central bank has notified 4% CPI Consumer Price Index inflation as the target for the period 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 का, with the upper tolerance limit of 6% and lower tolerance limit of 2%. Important है, पूछा जा सकता है एग्जाम में. The RBI is mandated to publish a monetary policy report every 6 months explaining the source of inflation and forecast of inflation for the कमिंग पीरियड ऑफ 6 to 18 मंथ्स. उसके अंदर उन्हें बताना होगा कि अगर जो भी 6 महीने में इन्फ्लेशन रहा उसके क्या कारण थे और अगले 6 से 18 महीने का क्या फोरकास्ट है. द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट. कब माना जाएगा कि इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं हो रहा? द एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. लगातार 3 सालों तक अगर 6% से ऊपर का इन्फ्लेशन रेट रहता है तो माना जाएगा कि वो फेलियर है. द एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स. तो फेलियर कब माना जाएगा ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए 1 साल में नहीं, लगातार 3 सालों तक.
ठीक है, चाहे वो लोअर साइड हो चाहे अपर साइड हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है, समझ पाई बात। द चॉइस ऑफ सीपीआई वाज मेड बिकॉज इट क्लोजली रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि क्या दिखाता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड हैज लार्जर इन्फ्लुएंस ऑन इन्फ्लेशन। देखिए, जो इन्फ्लेशन का मेन पार्ट है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। हिंदुस्तान में कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, और सीपीआई अगर बढ़ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो इट क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन है। एक्सपेक्टेशंस कंपेयर टू अदर एंकर्स। विद दिस स्टेप इंडिया इज फॉलोइंग कंट्रीज सच एज न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन एंड ब्राजील। ऑल्दो इन रीसेंट टाइम्स मैनी ऑफ द कंट्रीज आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस अप्रोच एंड टारगेटिंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जितना आपको अंडरलाइन करके दिया है सिर्फ इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इसको एक बार नोट डाउन करिएगा प्लीज़।